हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 228 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इनसोम्निया मीन्स ऑप्शन ए इनएबिलिटी टू वॉक, ऑप्शन बी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी इनएबिलिटी टू स्लीप, ऑप्शन डी इनएबिलिटी टू ईट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनएबिलिटी टू स्लीप। इसको क्या बोलते हैं? इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिपोर्ट्स दैट ही एक्सपीरियंसेस chest pain whenever he performs activities, but it is relieved within a few minutes while resting. This is an example of ऑप्शन ए अनस्टेबल एंजाइना, बी स्टेबल एंजाइना, सी वेरिएंट एंजाइना, डी फ्रिंज मेटल एंजाइना। एक ऐसा मरीज है जो कि काम करने पर जब वह कोई एक्टिविटी करता है तो चेस्ट पेन फील होता है, लेकिन आराम करने पर यह कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो यह एक एग्जाम्पल है स्टेबल एंजाइना का, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which age a human fetus starts to secrete hormone thyroxine? 12 week of gestation, 24 weeks of gestation, 6th week of gestation, 32nd week of gestation। हार्मोन टीएसएच थायरोक्सिन हार्मोन जो ह्यूमन फीटस है यह कब सीक्रेट करने लगता है? तो यह करने लगता है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से संबंधित है, हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी का जो रिलेशन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, वही रिलेशन इसका किससे होगा? देखिए यहां पर एक सीरीज बन रही है, आप देख सकते हैं ए बी सी डी। तो यहां पर रेशियो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहां पर देख सकते हैं ए बी सी डी के आगे ये जो है वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में आती है, उसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो यहां पर दिया गया है वह है इसके वर्णमाला के पिछले क्रम में आता है। यहां पर इसको इस प्रकार से देखेंगे, ए बी सी डी के आगे होता है ई एफ जी एच, उसी प्रकार जो यहां पर क्रम दिया गया है एस टी यू वी के आगे होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, एस टी यू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष के सीमन का पीएच क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। पुरुष के सीमन का पीएच होता है 7.2 से 8 के बीच में, इसलिए यहां पर 8 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थोलिन ग्रंथियों में सूजन का मुख्य कारण है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, गोनोकोकस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गोनोकोकस। यह बैक्टीरिया बर्थोलिन ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन का मुख्य कारण होता है। अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं यहां पर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ई कोलाई, नीसरे गोनोरी और क्लेमाइडिया, ये ऐसे पैथोजन हैं जो कि बर्थोलिन ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का कारक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ मलेरिया इज ऑप्शन ए इन्फेक्टेड मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सी इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, डी इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया का वेक्टर होता है। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल एनाफ्लीज होता है मच्छर, यह मलेरिया का वेक्टर है, लेकिन मलेरिया का जो पैथोजन है यह प्लाज्मोडियम होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। PPTCT is a part of which of the following national program? PPCTC इनमें से किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक भाग है? ऑप्शन ए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, बी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, सी नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, डी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पीपीटीसीटी होता है उसका वह एक पार्ट है किसका? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें जो पीपीटीसीटी का अर्थ होता है ये अभी देखेंगे। पीपीटीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो माता पिता से बच्चों में एचआईवी की रोकथाम के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है जिससे कि माता पिता से बच्चे में संक्रमण रोका जा सके। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी कहते हैं। ऑप्शन ए चड्ढा कमेटी, बी मुखर्जी कमेटी, सी वोर कमेटी, डी मुदलियार कमेटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। भोरे कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से आंसर सी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में 1943 में यह कमेटी अपॉइंट की गई थी और इसने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which clinical condition is identified by triple test in pregnancy? इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसका निदान ट्रिपल टेस्ट के द्वारा किया जाता है प्रेगनेंसी के समय में? ऑप्शन ए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी वेस्ट सिंड्रोम, डी हाइड्रोसिफेलस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। डाउन सिंड्रोम का निदान किया जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट से। तो ट्रिपल टेस्ट को ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं और इसमें तीन स्तर के 3 पॉइंट्स की जांच की जाती है। जैसे कि अभी हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर इसको देखते हैं। ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट स्क्रीन्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर एंड बर्थ डिफेक्ट्स इन फीटस। यदि फीटस में कोई जन्मजात दोष हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, तो उसका पता लगाने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल स्क्रीन और मल्टीपल मार्कर स्क्रीन। स्क्रीन्स फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे जन्मजात दोष होते हैं जो बच्चे में यदि एक बार फीटस के टाइम पर हो गए तो जीवन भर उसके साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से जो भी डिफेक्ट्स है उनसे बचने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट किया जाता है। जैसे कि इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्क्रीन फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जैसे कि डाउन सिंड्रोम है और ट्राइसोमी 18 है। क्लासिफाइज ए फीटस एज हाई और लो रिस्क फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो यह किस प्रकार से किया जाता है? A blood sample is drawn from the mother and analyzed in laboratory। तो माँ से ब्लड सैंपल लेकर के इसका टेस्ट किया जाता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। अब इसमें ट्रिपल मार्कर में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रियोल। इन 3 मार्कर्स को चेक किया जाता है जिसके आधार पर पता लगता है कि बच्चे में या जो फीटस है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स तो नहीं है। टिपिकली परफॉर्म बिटवीन 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी आ सकता है कि जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है यह कब करना चाहिए या कब करवाया जाता है? तो यह करवाया जाता है 15 से 20 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी हो जाए, जिससे कि बच्चा पूरी तरह डेवलप तब तक हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। वह प्राथमिक हार्मोन कौन सा है जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑक्सीटोसिन, डी प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन। वह प्राइमरी हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which condition is known as housemaid's knee? Blepharitis, bronchitis, bronchiectasis, प्रीपेटेलर वर्साइटिस। इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको कि हाउसमेट्स नी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रीपेटेलर वर्साइटिस। एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम लोग हाउसमेट्स नी के नाम से जानते हैं। Prepatellar bursitis is inflammation of the fluid-filled sac in front of the kneecap। तो नी कैप के सामने क्या हो जाता है? एक फ्लूइड का सैक बन जाता है, फ्लूइड की थैली बन जाती है जिससे कि उसमें फ्लूइड भर जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउसमेट्स नी बिकॉज इट इज कॉमन फॉर पीपल हु फ्रीक्वेंटली नील। तो इसको हाउसमेट्स नी भी कहते हैं क्योंकि इन पीपल्स में यह अक्सर देखा गया है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीपेटेलर बर्साइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इलेक्ट्रोलाइट इज अ प्रियोरिटी इन कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रियोरिटी है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी क्लोराइड। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं पोटेशियम हमारे हृदय की धड़कन को ठीक करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्डियक अरेस्ट में भी यही इलेक्ट्रोलाइट प्रियोरिटी में होता है और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब समझते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट also known as sudden cardiac arrest is when the heart stops breathing beating suddenly। अचानक से जब हृदय ब्लड पंप करना बंद कर दे तो इसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है, जिससे कि ब्रेन तक और जो भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और पेशेंट अनकंसियस हो जाता है और डिसेबल भी हो सकता है। और यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया इमीडिएटली तो पेशेंट डाई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? इनमें से कौन सी ऐसी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करती है? ऑप्शन ए नेजल कैनुला, बी सिंपल फेस मास्क, सी वेंचुरी मास्क, डी नॉन रीब्रीदर मास्क। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से जो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है यह हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करती है, इसीलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक फिगर के माध्यम से ये मास्क देख सकते हैं। यह सिंपल फेस मास्क है, यह वेंचुरी मास्क हो गया, नॉन रीब्रीदर मास्क हो गया, पार्सल रीब्रीदर मास्क हो गया, हाई फ्लो नेजल कैनुला हो गया। A non-rebreather mask (NRBM) is a device that delivers oxygen to patients who can breathe on their own but need more oxygen। यह उन पेशेंट के लिए होती है जो स्वयं सांस तो ले सकते हैं लेकिन उनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट इज यूज्ड इन इमरजेंसीज लाइक स्मोक इनहेलेशन। यह इमरजेंसी में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्मोक इनहेलेशन के टाइम पर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में
और ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द लंग्स के समय पर नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए ओवरीज, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी एड्रीनल ग्लैंड, डी हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन हार्मोन प्राइमरी रूप से कहां से निकलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओवरीज से निकलने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a woman with a history of previous cesarean section, what type of delivery is generally considered for subsequent pregnancies if the previous cesarean was low transverse? पिछले सिजेरियन सेक्शन के इतिहास वाली महिला में यदि पिछला सिजेरियन लेस ट्रांसवर्स था तो बाद की गर्भधारण के लिए आमतौर पर किस प्रकार की डिलीवरी का विचार किया जा सकता है? तो पिछले सिजेरियन सेक्शन हुआ था एक महिला में, अब पूछ रहे हैं कि यदि उसका जो सिजेरियन सेक्शन किया गया था वो लो ट्रांसवर्स था, कम ट्रांसवर्स हुआ था, तो उसमें अब यदि डिलीवरी करना है तो किस प्रकार की डिलीवरी में हम उसको प्रीफर करेंगे या विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, वीवैक, ऑप्शन बी इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन, सी फोरसेप्स असिस्टेड डिलीवरी, डी बेकम एक्सट्रैक्शन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। A vaginal birth after cesarean is a vaginal delivery after a previous C-section। तो वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन एक वेजाइनल डिलीवरी है जो कि प्रीवियस सी सेक्शन के बाद होती है। इट इज अ सेफ ऑप्शन फॉर मैनी वोमेन एंड देयर बेबीज बट देयर आर रिस्क। यह एक सेफ ऑप्शन है, अनेक महिलाओं में यह सेफ ऑप्शन माना जाता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क भी होते हैं। बेनिफिट्स, शॉर्टर रिकवरी टाइम। अब इसका जो लाभ होता है वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन का, वो सबसे बड़ा लाभ क्या है देखते हैं कि बेनिफिट शॉर्टर रिकवरी टाइम, जल्दी से रिकवरी हो जाती है, ब्लड लॉस कम होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है, लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज, आगे जो भी प्रेगनेंसीज होने वाली हैं उनमें कम कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ इसके लाभ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following drugs is used for the closure of patent ductus arteriosus? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के बंद करने के लिए कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए इंडोमिथासिन, बी डोपामाइन, सी फिनोबार्बिटॉन, डी इम्यूनोग्लोब्युलिन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन का यूज किया जाता है पीडीए के क्लोजर के लिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लीवर सिरोसिस का प्रकार है? ऑप्शन ए पोस्ट नेस्क्रोटिक सिरोसिस, बी बिलियरी सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी लीवर सिरोसिस के प्रकार है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन with third day postpartum has a complaint of engorgement in both breast। एक महिला पोस्टपार्टम के बाद, प्रसव के बाद तीसरे दिन क्या है, एक शिकायत करती है ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट में, और दोनों ब्रेस्ट में इनगोर्जमेंट हो रहा है। तो व्हाट इज द कट ऑफ टेम्परेचर फॉर द फीवर इन पोस्टपार्टम वुमेन? तो पोस्टपार्टम वुमेन में इस कंडीशन में जो भी कट ऑफ टेम्परेचर होगा वह कितना माना जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस,
ऑप्शन डी 34 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से एक फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि प्रसव के बाद महिलाओं में इनगोर्जमेंट में किस प्रकार से ये मिल्क डक्ट्स बड़ी हो जाती हैं और ये नॉर्मल इनगोर्ज मिल्क डक्ट है। तो यहाँ पर इनगोर्जमेंट में क्या होता है देखते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू ओवरफ्लोज विद मिल्क। तो ब्रेस्ट टिश्यू क्या होते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं मिल्क से। इनेबिलिटी ऑफ मदर टू फीड अ बेबी कैन लीड टू ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट। यह तब होता है जब एक माँ अनेबल हो अपने बेबी को फीड कराने में, तो इसकी संभावना अधिक देखने को मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ वार्म वाटर, कंप्रेस एंड मसाजिंग कैन रिड्यूस द इनगोर्जमेंट। गर्म पानी से सिकाई करने पर, मसाज करने पर इनगोर्जमेंट में आराम मिल सकता है, इनगोर्जमेंट कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस कट ऑफ टेम्परेचर होता है पोस्टपार्टम वोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्राइन कैंसर की पहचान होने पर 45 वर्षीय भगवंती देवी को एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के लिए हाल ही में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। प्रयोगशाला जांच के अनुसार मरीज में WBC की संख्या 9800 प्रति क्यूबिक mm है, सबसे उचित कार्य है ऑपरेशन कक्ष को सूचित कर सर्जरी करवाना, तुरंत सर्जन को सूचित करना। सी ऑप्शन है नॉर्मल वैल्यू होने के कारण किसी एक्शन की आवश्यकता नहीं है। डी लैब को सूचित कर पुनः टेस्ट करवाना। तो इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।